बहुत बहुत नमस्कार। मैं बहुत आभारी हूँ मनीष जी, आप लोगों ने मुझे अवसर दिया यहाँ पर पधारने का और आप सबके सम्मुख उपस्थित होने का, आपके कार्यक्रमों के बारे में और सही से जानने का, आपकी गतिविधियों के बारे में जानने का ये अवसर मुझे मिला। मैं कई बार आपके गायत्री परिवार के कई साथियों से वो जानता था, लेकिन मेरा कोई गहरा संपर्क नहीं हुआ। और मैं पहले करनाल में रहा, उससे पहले मैं बरेली में रहा, दिल्ली आईसीआर के हेडक्वार्टर पे रहा, और इस दौरान में काफ़ी लोगों से मेरी संपर्क हुए, इंटरेक्शन हुआ। उसमें डॉक्टर शर्मा साहब थे इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च स्टैटिस्टिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में। शर्मा जी का बड़ा अच्छा लगाव था और जब सेवानिवृत्त हुए तो शांति कुंज में जो आपका विश्वविद्यालय, वहाँ पर वो कुलपति के रूप में भी उन्होंने योगदान किया। तो मैं बहुत इच्छुक था इस आप लोगों के बारे में ज़्यादा और जानने के लिए, और ये जान करके कि आप किस तरह से एक युवा प्रकोष्ठ का संचालन कर रहे हैं, युवकों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, मुझे बहुत गर्व और बहुत खुशी मिली है। और मैं चाहूँगा कि हम इस तरह के कार्यक्रमों को, इस तरह की गतिविधियों को जितना ज़्यादा प्रोत्साहित कर सकते हैं, उसके लिए पूरा प्रयास हम सब मिलकर करें। आज हमारे देश की जो जनगणना होती है, उसमें एक बात सामने आती है कि हमारी एवरेज एज क्या है देश में, बुज़ुर्गों की संख्या कितनी है, बच्चों की संख्या कितनी है और युवाओं की संख्या कितनी है। उसके पैमाने जापान का, दूसरे देशों का, उनको कहा गया कि वहाँ पर जो बुज़ुर्ग हैं, वृद्ध लोग हैं, यानी कि 60 से ऊपर के लोग हैं, उन्हीं की मेजॉरिटी, तो युवाओं की संख्या वहाँ पर कम है। तो हमारे देश को, भारत देश को एक युवा देश माना गया है, और ये हमारी सबसे बड़ी शक्ति है पूरे विश्व में कि हमारे पास में इतने युवा साथी हैं जितने किसी और देश में नहीं। तो ये युवाओं का आह्वान करना, उनको जैसा आपने कहा कि सही रास्ते पर आने के लिए मदद करना, कोई संकल्प नहीं दिलवाते हैं, कोई प्रतिज्ञा नहीं करवाते हैं, लेकिन एक वातावरण देते हैं, एक ऐसा संस्थान के साथ जुड़ने का, आध्यात्मिक रूप से जुड़ने का अवसर आपको देते हैं, जहाँ पर आप अपने जो कुविचार या आपके अंदर जो कई बार होता है जिसको हम हीनता की भावना कहते हैं, वो कहीं ना कहीं घर करने लगती है। जब ऐसी संगत हमें मिलती है और ऐसे विचार हमें सुनने को मिलते हैं, तो मन में जो हमारे बेचैनी या उलझन रहती है, उस उलझन को दूर करने में बहुत ज़्यादा सहायता हमें मिलती है। हमारे एक टीचर थे जो हमें हमेशा कहते थे, अंग्रेजी की कहावत है ना, ए मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो कहते थे कि नहीं, ए मैन इज़ आल्सो नोन बाय द कंपनी ही अवॉइड्स। तो दोनों ही चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। तो आप लोग इस संगत में हैं, और संगत के नाम से आपको जो लाभ मिलता है, जो आपके संस्कार उत्पन्न होते हैं, और आप कहीं भी जाएंगे और आप कहेंगे कि हम गायत्री परिवार से और या शांति कुंज से संबंधित हैं और वहाँ हम कार्यकर्ता हैं, या हम वहाँ पे संगत में जाते हैं, तो ये आपकी एक अपने आप में पहचान बनती है। एक पूरा विचार, ऐसा विचार सामने वाले के मन में आता है, एक रिस्पेक्ट आप कमांड करते हैं, और आपका अपने अंदर से ये दायित्व हो जाता है कि मैं अपनी इस प्रतिष्ठा को, इस संगत की प्रतिष्ठा को और आगे ले जाऊं और ऊपर ले जाऊं इसको। तो आप कोई गलत काम करने की बजाय आप और अच्छा इम्प्रेशन सब पे देंगे कि भाई हम इस संस्था से जुड़े हुए हैं, तो हमारा दायित्व है कि हम इसको जितना ऊंचा ले जा सकते हैं, या हमारा आचरण इसके प्रतिकूल ना, इसी के अनुकूल रहे। बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं कि काफ़ी बच्चे जो है अंडर प्रेशर हो जाते हैं। आजकल जिसको हम डेस्परेशन कहते हैं, इतना डेस्परेट हो गए कि कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, पढ़ाई में भी ठीक हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कंपटीशन ज़्यादा है, मन में
जो अनिश्चितता की भावना वो बहुत ज़्यादा आ जाती है। लेकिन दृढ़ संकल्प है, काम करेंगे और किसी काम को छोटा नहीं समझेंगे। तो आप सतत लगे रहिए, लेकिन किसी भी काम को अपना ये मत मानिए कि ये हीन काम है, इसको करने से मेरा कुछ घटेगा। मेरा मानना ये है, आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा कि जो भी आप काम करेंगे उससे कुछ न कुछ नया सोच, नई सीख आपके अंदर आएगी। तो सीखने का ये अवसर कभी मत छोड़ें। इसमें बाहर का भी मैं देखता हूँ, मेरे कई साथी अमेरिका में सेटल हैं, उनके बच्चे हैं, उनके पास हमारा आना जाना भी होता है। मैं गया किसी परिवार में, बहुत अच्छे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हैं, सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एटलांटा में है, जो पूरे जैसे कोविड पीरियड में जो डाटा आता था और जो एडवाइजरी आती थी वो सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल से आती थी। उनके घर में बैठे हुए थे, तो मैंने पूछा बड़ी बिटिया नहीं दिख रही हैं, कहाँ गई, आज है नहीं। तो उन्होंने कहा कि वो एक रेस्टोरेंट है, उसमें वेटर के लिए इंटरव्यू देने गई पढ़ते वक्त। हम तो सोचते हैं अरे भाई रेस्टोरेंट में वेटर का काम करेगी हमारी बेटी, हम उसको डांटेंगे और उसको मना कर देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, ये बहुत अच्छा डॉक्टर साहब लर्निंग एक्सपीरियंस है और इसके लिए हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं बच्चे। ये पहली चॉइस है कि हम जाएं तो हम कैसे गेस्ट को रिसीव करेंगे, कैसे उसका ऑर्डर लेंगे, कैसे उसको प्रभावित करेंगे और कैसे उसे खुश करके भेजेंगे कि वो हमें टिप भी दे करके जाए, और हम इस काम में कैसे सफल होते हैं। तो ये एक जीवन की लोगों से इंटरेक्ट करने की एक शुरुआत है। तो हम चाहते हैं कि वो मेडिकल में बच्ची जा रही थी, डॉक्टर, अमेरिका में भी एडमिशन लेना मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में इतना ही मुश्किल है जितना हमारे यहाँ इंडिया में। और वो लड़की बहुत अच्छी मेरिट पे थी, उसका कैलिफोर्निया में सिलेक्शन हुआ था, ये सेंटर एटलांटा में है। तो उसके पास 2 महीने का समय था ज्वाइन करने के लिए। तो उसने, परिवार ने कहा कि ये अवसर आप लीजिए और आप एक वेटर के रूप में अपना रेस्टोरेंट में काम करिए। तो ये भावना जब आ जाती है कि कोई काम छोटा नहीं है और हम सब काम करेंगे, उससे आप कभी खाली नहीं बैठेंगे। जैसे मनीष जी बता रहे थे कि भाई अपना यहाँ संगीत देते थे और काम करते थे, ऐसे ही मेरे एक साथी बहुत अच्छे पढ़ाई में, शिक्षा में, परीक्षाओं में बहुत अच्छे अंक लेकर के आते थे। वो एक एस्पिरेशन थी कि हम भी सिविल सर्विसेज में आएंगे। बीएससी के बाद में उन्होंने पूरा कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयारी शुरू कर दी कि सिविल सर्विस में ही जाना है और कहीं नहीं जाना। लेकिन सिविल सर्विसेज में नहीं हुआ। साथ में वो असिस्टेंट ग्रेड में बैठा और असिस्टेंट ग्रेड में उनका सिलेक्शन हुआ। लेकिन वहाँ जाने के बाद भी उन्होंने ज्वाइन किया और अपना एम, लक्ष्य यही रखा कि मैं अच्छे से अच्छा करूँगा और आगे बढ़ूँगा। और वो इंडियन जो ट्रेड फेयर अथॉरिटी है उसके चेयरमैन के रूप में रिटायर हुए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप सीधे आईएएस बनिए, सीधे आईएफएस बनिए। आपको जो भी लेवल मिल रहा है, जो काम मिल रहा है, उसको अच्छे से निभाएंगे, उसके बाद अपना प्रयास जारी रखेंगे तो रास्ते आपके खुलते जाएंगे। लेकिन घर बैठ गए कि ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना, तो एक ना करने की जो आदत है, जिसको कहते हैं कि मेरे अंदर नेगेटिविटी आ गई है, मैं नहीं करना चाहता, या दूसरे क्या कहेंगे, लोग ये कहेंगे देखिए ये ऐसा काम कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर मैं मानता हूँ कि भी पॉजिटिव रहते हुए अपना काम करें। और जो सामाजिक बुराइयाँ, जैसे कहा गया, आजकल वेस्ट में तो बहुत ज़्यादा हो गया है, अपने देश में भी, और मैं जहाँ से आता हूँ हरियाणा, पंजाब में, ख़ासतौर से पंजाब में जो ड्रग्स का है युवा लोगों में, वो प्रवृत्ति बहुत बढ़ रही है। आजकल की जो चमक दमक वाली बातें हैं, सोशल मीडिया की बातें हैं, इंटरनेट के ऊपर क्या क्या चीज़ों का प्रचार हो रहा है, कैसे विज्ञापन आ रहे हैं, ये बहुत भटकाने वाली चीज़ें। तो जो मन को एकाग्र करने की बात है और वस्तु स्थिति को समझने की बात है, अपने मूल्यों को, उनका आकलन करना, उनसे कुछ सीखना, और जो सांस्कृतिक धरोहर हमारे पूर्वजों ने हमें दी है उसको हम कैसे आगे ले जा सकते हैं और उसकी सेवा कैसे कर सकते हैं। तो समाज के बारे में भी सोचना है,
अपने बारे में भी सोचना है, अपने घर परिवार के बारे में भी सोचना है। और ये हमारे समाज में सब लोग स्वीकार करते हैं कि केवल अपने लिए जीना कोई सार्थक जीवन नहीं माना जाएगा जब तक आप समाज में कोई अच्छा योगदान नहीं करें। और ऐसी संस्थाएं हैं जो जीवन पर्यंत अपना घर परिवार छोड़ करके यही सब समाज के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर आकर के मुझे यही अनुभूति हुई कि बहुत सारी संस्थाएं, अगर ये नहीं होती ऐसी संस्थाएं हमारे बीच में, तो हमारा कितना युवा कहाँ किस दिशा में जाता और किस तरह के काम करता। कुछ कई बार होता है कि हम अपनी जो क्षमता है, अंदर जो प्रतिभा है, उसको निखारते नहीं, उसके ऊपर काम नहीं करते हैं। आपको लेख लिखने के लिए कहा जाए, आप कहेंगे मैं कोई लेखक थोड़ी हूँ, लेकिन एक असाइनमेंट देंगे आपको कि आप लिख के लाइए, हम हैंड होल्डिंग करेंगे, देखिए, आप समझिए, इसके ऊपर डाटा कलेक्ट करिए, आप शुरुआत करिए कहीं से, अपना झिझक दूर करिए। तो ऐसा नहीं है कि लेखक कहीं और से आता है, ऊपर से पैराशूट से लेखक नहीं आता है, लेखक आप लोगों के बीच से ही आता है। तो वो आप कर सकते हैं। एक बच्चा पानीपत के पास एक गांव में पैदा हुआ और बच्चे उसकी गांव में होता है, कुछ घरों में घी दूध का ज़्यादा उपयोग होता है, तो वो अपने वज़न से डिसप्रपोर्शनेटली हैवी वेट हो गए, तो जिसको हम ओबेस कहते हैं या मोटापा कहते हैं। चलने में भी, दौड़ने में भी, बैठने में भी दिक्कत आने लगी। तो सब मजाक उड़ाते हैं, कमेंट्स करते हैं कि अरे भाई क्या होगा आगे चल करके। तो उसने तय किया कि भाई मैं अपना ये ठीक करूँगा। घर वालों ने भी उसकी मदद की, सब पॉजिटिव थे, घर वाले निराश नहीं थे उससे। उन्होंने कहा कि आप स्टेडियम जाओ, स्टेडियम में एक्सरसाइज करो, दौड़ लगाओ, ये सब करो। जब वो दौड़ने लगा और वहाँ उसने अब देखा, उसने कहा मैं इसमें एक्सेल कर सकता हूँ, आगे जा सकता हूँ। और वहीं से उन्होंने अपना परिश्रम शुरू किया, अपनी प्रैक्टिस शुरू की। और जानते हैं आज कौन है जो दुनिया में भाला फेंकने में सर्वश्रेष्ठ? नीरज चोपड़ा। ये नीरज चोपड़ा की कहानी। तो ऐसे ऐसे उदाहरण हमें आम बच्चों में देखने को मिलते हैं। हमने कितने बच्चों को पढ़ाया है जो पहले स्ट्रगल कर रहे थे, कक्षा में आए, हमने उनसे पूछा आप पीछे क्यों रहते हैं। कई बार हमारे सिस्टम में एक बहुत बड़ी वीकनेस भी कहूँगा, या ये स्वाभाविक भी है कि जो बच्चे अच्छे होते हैं हम उन्हीं की टच में रहते हैं। कक्षा में आप फर्स्ट आ रहे हैं, आप टॉप में आ रहे हैं, हम आपको आगे ले रखेंगे, हमेशा आगे रखेंगे, ये तो हमारा टॉपर है, ये बहुत अच्छा कर रहा है। लेकिन हम उन पर भी ध्यान देते हैं जो कक्षा में पीछे हैं। एक तो हम कहेंगे भाई आप आगे आगे बैठिए, आप पीछे क्यों बैठे? आप हर रोज़ पीछे बैठते हैं, किसी दिन आप आगे बैठिए, किसी दिन दूसरे आगे बैठेंगे। और आपके साथ में कहाँ कमी है? मैंने देखा आपको अगर ज़रा सा कुछ लिंक आपका मिसिंग है, आपको अलजेब्रा में दिक्कत है या कहीं ज्योमेट्री में प्रॉब्लम है, उसको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर किया तो वो बच्चे जो टॉपर्स थे उनके साथ मुकाबले में खड़े हो गए। तो हमें काम करने की ज़रूरत है, जैसा आपकी संस्था कर रही है कि जो बच्चों को लगता है आपको कि वो उन्हें आवश्यकता है, इस तरह की हैंड होल्डिंग की आवश्यकता है, उसके लिए आगे आते हैं और उनको आप इस वातावरण में ला करके आगे बढ़ने का, अपनी जो अंदर जो अच्छे विचार हैं उनको उत्पन्न करने का एक अवसर प्रदान करते हैं। मैं देख रहा हूँ स्वामी विवेकानंद जी के और अन्य महापुरुषों के जो कथन हैं वो यहाँ दर्शाए गए हैं, और कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया और कितनी कम उम्र में स्वामी जी ने पूरी दुनिया को हमारे हिंदुस्तान के कल्चर के बारे में, हिंदुस्तान के अपने हिंदू धर्म के बारे में और इंसान के सर्व धर्म के बारे में जागृत किया लोगों को। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। उनके पास भी कोई बहुत बड़े रिसोर्सेज नहीं थे, उन्होंने सारे रिसोर्सेज खुद पैदा किए और अपनी जो दृढ़ इच्छा शक्ति है उसके बल पर ही वो आगे बढ़े। तो मैं और ज़्यादा ना कहते हुए यही कहना चाहूँगा कि देखिए ऐसी ऐसी संस्थाएं हमारे बीच में हैं और इतने युवा, हमारे प्रतिभाशाली युवा हमारे सामने बैठे हुए हैं। तो देश का भविष्य
भारत और हिंदुस्तान का जो आगे आने वाला समय है उसमें ज़रूर हम पूरे विश्व में पुनः अपना स्थान प्राप्त करेंगे और आपकी मदद से करेंगे।